खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे अदबी सफ़र पर चल रहे हैं जो आप कह सकते हैं तकरीबन 1000 साल पुराना है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी के कुछ बहुत गहरे, बहुत बुनियादी सवालात के जवाब ढूंढने का एक तरीका है। बनी आदम आज़ाए यक पैकरंद, यानी आदम की औलाद एक जिस्म के आज़ा की तरह है। किदर आफरीनिश यक गोहरंद, क्योंकि उन सबको एक ही जौहर से बनाया गया है। चु उज़्व बुदरदा वरद रोज़गार दिगर उज़वारा नुमानत करार। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है ना, तो बाकी हिस्से भी बेचैन हो जाते हैं। तो कज़ मेहनत दिगराम भी गमीन शालिद के नामत नहिंद आदमी। और अगर किसी को दूसरों के दुख दर्द का एहसास ही नहीं, तो शायद उसे इंसान कहलाने का हक भी नहीं। कितना गहरा पैगाम है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सच पूछे तो यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकजी ख्याल है। तो बात यह है कि तकरीबन 1000 साल से एक अदबी रिवायत ने कहानियों को सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं समझा, बल्कि उसे एक बामानी जिंदगी के गहरे सवालात खोजने के लिए इस्तेमाल किया है। और इस रिवायत ने ना अखलाकी और रूहानी रहनुमाई के लिए किस्सा गोई को एक फ़न की शक्ल दे दी। और ये एक ऐसा फ़न है जो आज तक जिंदा है। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फ़ारसी अदब के उस सुनहरी दौर में और देखते हैं कि इस अजीम रिवायत की बुनियादें आखिर रखी कैसे गईं। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस फ़न के उन अजीम असातिज़ा की जिन्होंने अपनी हिकमत से नस्लों को मुतासर किया। और शुरुआत उन्हीं से करते हैं जिनके कलाम से हमने अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था। जी हाँ, सादी शिराज़ी, फ़ारसी अदब का एक ऐसा रोशन सितारा जिन्हें उस्ताज़ सुखन यानी कलाम का उस्ताद कहा जाता है। उनकी तहरीरें सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी हिकमत का सरचश्मा है और हमारी रहनुमाई करती हैं। तो सादी का कमाल क्या था? उनकी जहानत इस बात में थी कि वो रोज़मर्रा की बिल्कुल सादा सी कहानियों के ज़रिए इंसाफ, हया और कनात जैसी बड़ी गहरी खूबियों की अहमियत समझा देते थे। उनकी किताब गुलस्तान इसी की मिसाल है। इसमें बादशाहों के तकब्बुर का मुकाबला दरवेशों की सादगी से किया गया है। और ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि असल दौलत माल व असबाब में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। अच्छा, सादी की अमली हिकमत से अब हम चलते हैं एक और उस्ताद की तरफ, फरीदुद्दीन अत्तार, जिनका काम हमें सीधा रूहानी दुनिया की एक अजीम तमसील, एक एलेगरी की तरफ ले जाता है। सादी से भी तकरीबन 1 सदी पहले अतार निशापुरी ने एक शाहकार नज़्म लिखी, मंतिक अलतेर यानी परिंदों की कॉन्फ्रेंस। सोचें ज़रा, एक ऐसी दुनिया जहां दुनिया भर के परिंदे अपने हकीकी बादशाह को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़े, एक अजीम सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तो इस कहानी में दुनिया भर के परिंदे जमा होते हैं अपने सच्चे बादशाह सेमर को तलाश करने के लिए। इनकी रहनुमाई करता है एक अक्लमंद हुदहुद। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं है। दरअसल हर परिंदा एक इंसानी खामी की नुमाइंदगी करता है, जैसे गुरूर, लालच या खौफ, जो रूहानी तरक्की में रुकावट बनती है। ये नज़म खुद एक अलामती सफ़र है। अब देखें, सीमोर तक पहुंचने के लिए परिंदों को 7 अलामती वादियों से गुजरना होता है। वादी तलब, वादी इश्क, मारिफत और आखिर में फ़िक्र फना। हर वादी रूहानी तरक्की का एक नया, एक मुश्किल मरहला है, एक ऐसी मंजिल जहां उन्हें अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है। यह सफ़र इतना मुश्किल है, इतना कठिन है कि जब आखिरकार मंजिल करीब आती है तो हज़ारों परिंदों में से सिर्फ 30 ही बचते हैं। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। फ़ारसी में सी का मतलब है 30 और मुर्ग का मतलब है परिंदे। तो सिमुर्ग का मतलब क्या हुआ? 30 परिंदे। तो जब वो 30 परिंदे मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जिस बादशाह, जिस सीमर की वो तलाश में थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। कहानी का सबक ये है कि जिस हकीकत को वो बाहर ढूंढ रहे थे, वो दरअसल उनके अपने अंदर ही थी। खुद की पहचान ही असल मारिफत है। तो ये तो थे क्लासिकी उस्ताद। अब सवाल ये है कि क्या ये ताकतवर रिवायत आज भी जिंदा है? आइए देखते हैं कि 21वीं सदी में ये कहानियां कैसे नए रंगों में ढल रही हैं। अब देखें, दौर बदल गया है। क्लासिकी दौर में नज़्म नसर थी, आज के दौर में पॉडकास्ट, वीडियोज़ और ऐप्स हैं। तब सबक आमोज़ हिकायात थीं, आज इंटरैक्टिव गेम्स हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, और वो है मुश्तरका मकसद, इखलाकी और रूहानी हिकमत की फराहमी। जिद्दोजहद और इंसाफ जैसे मौज़ूआत आज भी वैसे ही हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मकबूल ड्रामाई यूट्यूब कहानी है, एक सबक आमोज़ कहानी। इसमें नरीन नामी एक लड़की की कहानी है जिस पर उसका ख़ानदान जुल्म करता है। ये कहानी ऑनलाइन लाखों लोगों तक पहुंचती है
اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی سادی کی کہانیاں اپنے دور میں کیا کرتی تھیں۔ اور یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے ونس اپون اے کریسنٹ پوڈ کاسٹ۔ جیسا کہ کامن سینس میڈیا کا ریویو کہتا ہے، اس کی بہت سی اقساط ہمدردی، رواداری اور دیانتداری جیسے موضوعات پر ہیں، یعنی ہلکی پھلکی کہانیوں کے ذریعے بنیادی انسانی اقدار سکھائی جا رہی ہیں۔ اور پھر بات آتی ہے ٹیکنالوجی کی۔ یہ روایت اب ڈیجیٹل دور میں بھی پوری طرح ڈھل چکی ہے۔ قرآن سٹوریز فار کڈز جیسی ایپس کو ہی دیکھ لیں۔ انٹریکٹیو سینز، گیمز اور متحرک کرداروں کے ذریعے قدیم کہانیوں کو نئی نسل کے لیے اتنا دلچسپ بنا دیا گیا ہے کہ وہ کھیل کھیل میں سیکھ جاتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ قصہ گوئی کی روایت صدیوں سے کیسے زندہ ہے اور وقت کے ساتھ خود کو کیسے بدلتی رہی ہے۔ ذرا اس سفر کو دیکھیں۔ 1177 میں عطار منطق الطائر لکھتے ہیں، 1258 میں سادی گلستان مکمل کرتے ہیں، اور آج 2020 کی دہائی میں ڈیجیٹل قصہ گوئی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ 12ویں صدی کے شاعروں سے لے کر 21ویں صدی کے ایپ ڈیولپرز تک مقصد کا دھاگا کہیں نہیں ٹوٹا۔ تو چاہے وہ رزمیہ نظمیں ہوں یا آج کی انٹریکٹیو ایپس، شکلیں بھلے بدل گئے ہوں، لیکن مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے: کہانیوں کے ذریعے ہماری مشترکہ انسانیت کو کھوجنا اور روح کی رہنمائی کرنا۔ تو اس گفتگو کو ہم ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج ہم معلومات کے ایک سیلاب میں جی رہے ہیں، ہر طرف ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے۔ ایسے میں ایک ایسی کہانی کی کیا اہمیت ہے جو صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ انسان کو اندر سے بدلنا چاہتی ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔